हाँ नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी की 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी थी, नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका हमने 9 अध्याय ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग 10वां अध्याय जो है वो शुरू करेंगे। तो 10वें अध्याय का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां, अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे बेस्ड होगा आपका जो पूरा चैप्टर होगा। इसमें आगे जैसे हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण में ग्रहीय पवने, इसके अलावा आपका जो साइक्लोन हो गया, चक्रवात हो गया, फ्रंट हो गया, मतलब वाताग्र, ये सारे टॉपिक हम लोग इसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वायुमंडलीय दाब को देखेंगे। और चूंकि ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, मतलब पहला टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो इंट्रो में क्या बोल रहा है कि ये जो वायु है, वायु जब गर्म होता है तो फैलेगी, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगी, सिंपल सा चीज है। और इसके कारण क्या होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है, जिसको हम लोग आज इसको इसमें अच्छे से समझेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो उसमें क्या होती है, भिन्नता आती है। मतलब कि वायु अगर कहीं पे सिकुड़ी, ठंडी हुई, तो ठंडी होने के कारण ये नीचे आएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि उच्च दाब बन जाएगा। वायु कहीं पे गर्म हुई तो वहां पे क्या होगा, वायु ऊपर उठेगी और इसके कारण से गर्म होने पे यहाँ पे निम्न दाब बनेगा, सॉरी लो प्रेशर बनेगा। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया वायु दाब में, है ना। तो हाई प्रेशर से मैंने आपको पिछले लेक्चर में कई बार बता चुका हूं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो होती है वो प्रवाहित होती है। वही बोल रहा है कि ये जो प्रक्रिया होगी और वायु दाब में विभिन्नता आएगी, डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके कारण वायु क्या होगी, गतिमान हो जाती है और अधिक दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगती है। और ये जो क्षैतिज गतिमान वायु होगी, क्षैतिज रूप से, यानी कि हॉरिजेंटली जो मूव करेगी वायु, उसको हम लोग बोलते हैं विंड, यानी कि पवन बोलते हैं, है ना। यानी कि वायु और पवन, उसमें थोड़ा अंतर है। वायु किसी भी दिशा में मूव कर सकती है, लेकिन पवन जो है वो क्षैतिज गति होगी तो उसको हम लोग तभी पवन बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर गति होगी तो पवन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब ये भी डिसाइड करता है कि वायु कब ऊपर उठेगी, कब नीचे बैठेगी। ठीक बात है, ठीक है ना। सब कुछ खेल है, वायु कहीं भी मूव करे, सारा परिणाम होता है वायुमंडलीय दाब का। ऊपर उठेगी, नीचे उठेगी, सब ये पहले वायुमंडलीय दाब को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। आगे बोल रहा है इसी में कि पवने जो है वो पृथ्वी पे तापमान और आर्द्रता का जो है वो पुनर्वितरण करती है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, तापमान जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, खास करके जो आपका ये जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे तापमान ज्यादा पाया जाता है, यानी तापमान का सरप्लस होता है, अधिशेष होता है। और ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद जब 40 डिग्री से आप बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है कि तापमान की कमी पाई जाती है, डिफिसिट एरिया पाया जाता है। तो ये तापमान का पुनर्वितरण दो चीजों के द्वारा हो रहा था। एक तो आपका समुद्री धारा, जो ओशियन करंट था, उसके द्वारा होता था, और दूसरा है आपका पवने। तो ये पवने क्या करती है, ये जो तापमान कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसको क्या करेगी, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, है ना। तो पुनर्वितरण करती है किसका किसका, तापमान का, और साथ में आर्द्रता का भी पुनर्वितरण करती है। इसके कारण पूरी पृथ्वी का तापमान जो है स्टेबल बना रहता है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में, तापमान वाले में। ऊपर उठती हुई जो आर्द्र वायु है, उसका तापमान जब कम होता है तो क्या होते हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर उठेगी वायु और उसमें आर्द्रता भी होगी तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होगी तो ये संघनन हो जाएगा, इसका कंडेंसेशन होगा और बादल बनेंगे, और ठंडा होगा तो वर्षा हो जाएगी। अब समझते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब को। इसी पे सारा जो आज का टॉपिक है वो बेस्ड है। तो वायुमंडलीय दाब होता क्या है, इस चीज को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिए बस इस चीज पे। देखिए क्या क्या कीवर्ड है यहाँ पे, देखो, माध्य समुद्र तल, मीन सी लेवल, वायुमंडल की अंतिम सीमा यानी कि टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर, और इकाई क्षेत्रफल, फिर है वायु स्तंभ का भार। ये सारा कीवर्ड है जिसपे ये परिभाषा आधारित है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो माध्य समुद्र तल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले समुद्र तल समझ लो, उसके बाद माध्य वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। सी लेवल क्या होता है, तो देखो किसी भी स्थान की ऊंचाई, चाहे पहाड़ों पे आप जाओ, वहां पे लिखा रहेगा कि समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर ऊंचा है या 800 मीटर ऊंचा है। किसी आप स्टेशन पे जाओ, वहां पे जो स्टेशन के नाम के साथ जो बोर्ड होगा उस पर आप देखना हमेशा कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा या समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचा। तो ज्योग्राफर ने क्या किया कि देखो, मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कोई ऊंचाई मापनी थी या फिर क्षोभ मंडल का ऊपरी सीमा मापना था धरातल से, तो कहां से मापते, समुद्र तल से मापते, या हम जहां बैठे हुए हैं जमीन पे वहां से मापते, या कोई आदमी पहाड़ों पे बैठा हुआ है वहां से मापता।
तो देखो अगर मान लो कि कोई माउंट एवरेस्ट से माप ले तो वो अलग ऊंचाई आएगी, कोई जमीन से बैठकर मापे तो वो अलग ऊंचाई आएगी। हो सकता है वो जमीन ऊंचा है नीचा है, डिपेंड करता है इस पे। कोई यहाँ पे आपका समुद्र तल से मापे तो वो अलग ऊंचाई आएगी। तो वेरिएशन को घटाने के लिए, हटाने के लिए जो भी है उसको, मतलब ये त्रुटि को दूर करने के लिए जो ज्योग्राफर थे और जो वैज्ञानिक थे, ऊंचाई को मापने के लिए उन्होंने एक जो मानक आधार बनाया, एक मानक जो तल बनाया, वो समुद्र तल को बनाया, सी लेवल को बनाया। क्यों? क्योंकि समुद्र तल पे क्या होती है, जो पानी है वो लगभग जो है एक ऊंचाई पे ही पाई जाती है। हल्का फल्का वो ज्वार भाटा के कारण ऊंचा हो सकता है, बट समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है सी लेवल की, वो लगभग एक जैसी होती है पूरी दुनिया में, है ना। तो इसीलिए जो भी ऊंचाई को हम लोग कहीं भी विश्व में किसी भी जगह को हम लोग मापते हैं, वो समुद्र तल के हिसाब से मापते हैं कि समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है या कितना नीचा है। और माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब एवरेज या फिर औसत। तो सी लेवल भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, तो इसीलिए एक एवरेज ले लिया जाता है कि कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, कोई त्रुटि ज्यादा क्रिएट ना हो। तो माध्य समुद्र तल। अब है वायुमंडल। यहां से क्या करेंगे कि वायुमंडल की जो अंतिम सीमा है वहां तक आप इमेजिन करो। मान लो कि ये सबसे ऊंचाई का आपका एटमॉस्फेयर है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास तक होता है। सबसे ज्यादा जो वायुमंडल का जो मेन वायुमंडल है वो पाया जाता है। उसके बाद तो वायुमंडल शुरू हो जाता है। ये सब आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब समझते हैं जो वायुमंडलीय दाब है, इसको अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप पढ़ा सकोगे किसी को, इसको समझ लोगे तो समुद्र तल से लेकर के ये जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है वहां तक क्या करो कि एक इकाई क्षेत्रफल ले लो। इकाई क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी। सेंटीमीटर अगर लिया तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, स्क्वायर एरिया जिसको बोलते हैं। या फिर आपने मीटर लेना है तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एक इकाई क्षेत्रफल में ये धरातल जो है वहां से लेकर के, यानी समुद्र तल से लेकर के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक, ये इस इकाई क्षेत्र पे एक तरह से कॉलम की भांति आपको प्रतीत होगा। इस इकाई क्षेत्र पे जितनी भी वायु होगी, यहां से जितनी भी वायु होगी यहां से यहां तक आपका इस इकाई क्षेत्रफल पे, उस वायु का जो भार होगा, उस वायु का जो भार होगा, जितनी वायु यहां पे है उस वायु का जो भार होगा, वो जो भार है उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। फिर से समझो, समुद्र तल से लेकर के, देखो मैं इस पे समझाता हूं। माध्य समुद्र तल से लेकर के वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक जितना भी वायु होगा उसका जो भार होगा, वो भार जब धरातल पे लगेगा तो उसको हम लोग वायुमंडलीय, उसका जो दाब होगा, ये जो वायुमंडलीय हवा का, उसका दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसको एक आध बार और देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे जैसे हम लोग, देखिए हमारा जो शरीर है वो भी वायुदाब से प्रभावित होता है। काफी बार आपने सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, यानी कि ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा का जो घनत्व होता है, यानी कि जो वायुदाब होता है, वो काफी जो है वो कम हो जाता है और सांस लेने में आपको तकलीफ होती है। ठीक है, जैसे जैसे देखो आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आप जब समुद्र तल पे हैं तो लगभग 1000 मिलीबार के आसपास पाया जा रहा है। जब भी वायुदाब को हम लोग मापेंगे तो मिलीबार के रूप में मापेंगे, है ना। ये देखो, वायुदाब को जो मापने की इकाई है वो है मिलीबार। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसको हम लोग मिलीबार में नापते हैं। और धरातल पे जो औसत वायुदाब होता है समुद्र तल पे, जो एवरेज होगा, वो लगभग आपका 1013 होता है, मतलब 1013 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा कि धरातल के निकट जो है वो वायु क्या होगी, सघन होती है, डेंस होती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को नीचे खींचता है। तो यहाँ पे धरातल के आसपास जो वायु होगी वो थोड़ा सघन होगी, डेंस होगी, घनत्व उसका ज्यादा होगा। इसी कारण से वायुदाब भी उसका ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 1000 MB है, मतलब ये 1000 मिलीबार है समुद्र तल पे औसत। फिर आप लगभग 12 किलोमीटर के आसपास जाते हो तो 100 MB होता है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई आप जा रहे हो, वो ऊंचाई पे जो वायुमंडलीय दाब है वो घट रहा है। फिर 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे 1 मिलीबार है लगभग होता है, तो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाता है। अब वायुदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिस टूल का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग वायुदाब मापी या फिर बैरोमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो या तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो पारद वायुदाब मापी हो गया यानी कि मरकरी बैरोमीटर, या फिर होगा निर्द्रव एक बैरोमीटर होता है, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनोराइड बैरोमीटर। तो इसके द्वारा आप माप सकते हैं। तो ध्यान रखना बस आपको कि मापने के लिए आपका बैरोमीटर यानी कि वायुदाब मापी, और जिसमें मापते हैं, जिस इकाई में मापते हैं, किसमें,
मापते हैं आप मिली बार में मापते हैं, है ना। तो जिसमें मापा जाए वो मिली बार में, और जिसके द्वारा मापा जाए वायुदाब मापी। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है और वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पे जो है ऊंचाई पे भिन्न भिन्न होता है, और यही जो विभिन्नता है ये वायु में गति का मुख्य कारण होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही वायुदाब में कोई भी प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब सॉरी डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, वो उसके कारण आपको जो है वो पवनें जो है वो गति करने लगेगी। यहाँ पे देखो लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इस तरह से तो वायु जो है वो मूव करेगी। धरातल पे यहाँ पे लो प्रेशर होगा, जो भी है जहां भी होगा, बस आप ये देख लेना कि कहाँ पे हाई प्रेशर है और कहाँ पे लो प्रेशर है। तो हमेशा हाई यानी प्रेशर से यानी कि उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की तरफ हवा जो है वो मूव करती है, यानी कि अर्थात पवनें जो है वो उच्च दाब क्षेत्रों से जो निम्न दाब जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ये मूव करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि ये जो ऊंचाई के साथ जो भिन्नता आती है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे। तो कहा जा रहा है कि जो वायुमंडल का निचला भाग है वहां पे वायुमंडल ऊंचाई के साथ जो है वो तीव्रता से घटता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब तो ऊंचाई के साथ घटेगा, बट निचले भाग में चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये वेरिएशन काफी आपको ज्यादा मिलेगा नीचे भाग में देखने को, और ऊंचाई पे जाएंगे तो पहले से ही वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो मान लो कि अब 10 है तो 10 से 8 होगा, 9 होगा, ऐसे करके फिर 1 होगा। यहाँ पे अगर 1000 पाया जा रहा है तो सीधे आप जाओगे तो 900 हो जाएगा थोड़े से ऊंचाई पे, है ना। तो यहाँ पे जो घटने की जो तीव्रता है, घटने की जो दर है वो काफी ज्यादा होती है निचले वायुमंडल में। ये जो दर है घटने की, जो दर है यानी कि जो हास दर है, लैप्स रेट है, वो जो दर होती है आपका 10 मीटर पे 1 मिली बार होता है, यानी कि हर 10 मीटर की ऊंचाई पे जब जाएंगे तो 1 मिली बार जो है वो घटेगा। यहाँ पे देखो कि समुद्र तल पे लगभग रहोगे आप तो 1013 के आसपास मैंने आपको बताया था। टेम्परेचर भी घटता है ऊंचाई के साथ, वो तो पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। यहाँ पे वायुदाब देख रहे हैं हम लोग, बस देख लेना आप। यहाँ पे देखो 15 डिग्री सेल्सियस है, फिर 1 किलोमीटर ऊंचा जाएंगे तो आपका 898 लगभग हो जाता है, तो आप देखो कि लगभग 100 के आसपास घट गया। फिर 5 किलोमीटर के आसपास 540 और 10 किलोमीटर के आसपास आपका इतना हो जाता है। तो ये जो प्रत्येक 10 मीटर पे 1 मिली बार घटता है, बट ये हमेशा इसी रेट से नहीं घटता। यहाँ पे जब आप देखोगे कैलकुलेट कर करके तो ये रेट फॉलो नहीं हो रहा होगा हर जगह पे। तो आमतौर पे एक मोटा माटी आपको आइडिया रखना है कि 10 मीटर पे 1 मिली बार होता है, बट ऑलवेज जो है ये हमेशा जो है ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। एक ही दर से हमेशा ये घटेगा नहीं। और आगे फिगर की बात हो रही है कि यहाँ पे वायुदाब और तापमान को जो प्रस्तुत किया गया हमने देखा है इसको। टेम्परेचर भी देखो घट रहा है जैसे हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं। बोल रहा है कि ये जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है, दाब प्रवणता का मतलब ये जो दाब में जो अंतर होता है ना, इसको हम लोग दाब प्रवणता बोलते हैं। बस इतना समझो आप, ठीक है ना। जो कहीं पे वायुदाब ज्यादा है कहीं पे कम है तो इसको हम लोग दाब प्रवणता कहेंगे। तो ऊंचाई के साथ ये जो दाब प्रवणता होती है, मतलब ऊंचाई के साथ जो दाब में भिन्नता होती है वो क्षैतिज दाब प्रवणता से की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होती है। और जब ये दाब प्रवणता किसी भी क्षेत्र की ज्यादा होगी तो वहां पे वायु जो है वो ज्यादा मूव करेगी। तो वही कहा जा रहा है कि ऊंचाई के साथ ये जो एक देखो, ऊंचाई के साथ एक दाब प्रवणता होगी, एक क्षैतिज दाब प्रवणता होगी। तो ये बोल रहा है कि ज्यादा है, ये ज्यादा तीव्र है, ज्यादा इंटेंस है। तो इसके कारण होना क्या चाहिए था कि वायु जो है वो यहाँ पे क्षैतिज रूप से मूव ना करके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी ना, तो वायु जो है ऊपर की तरफ मूव करती रहती, ऐसे मूव ही नहीं करती फिर। लेकिन क्या होता है कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी एक पाया जाता है और उसके कारण से ये जो अंतर है कि ये क्षैतिज रूप में कम है, क्षैतिज दाब प्रवणता कम और ऊर्ध्वाधर में ज्यादा, तो इस अंतर को एक तरह से संतुलित कर देती है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके कारण क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर पवनें जो होती है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाती। पता चलता कि आपका जो घर वर का जो किसी का छप्पर है तो वो उड़ करके गया फिर, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा होती तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको बैलेंस करती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है वायु दाब का क्षैतिज वितरण। तो हमने अभी ऊंचाई के साथ वाला देखा, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का वो देखेंगे। तो देखो जो पवनों की दिशा है, पवनों का मतलब बात हो रही है क्षैतिज वायु की, ठीक है, जो क्षैतिज रूप में बहती है उसकी बात हो रही है। तो उसकी दिशा और उसका जो वेग है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? वो होता है वायुदाब के द्वारा। और वायुदाब में थोड़ा सा भी अंतर होगा, बहुत सूक्ष्म अंतर भी होगा, तो इसके कारण जो है ये जो है दिशा और उसका जो वेग है वो जो है प्रभावित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये जो वायुदाब है उसके क्षैतिज वितरण का अध्ययन हम लोग करते हैं समदाब रेखाओं के द्वारा। यानी कि जो पहले आपको मैंने बताया था जैसे समताप रेखाएं की समान ताप वाले स्थान को मिलाती थी, उसको समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म बोलते थे।
अब है समान समदाब रेखा। मान लो कि कोई जगह है 1000, यहाँ पे 1000 मिलीबार है, यहाँ पे मिलीबार है 1000 मिलीबार, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1010 है मिलीबार। तो अगर मैं इन स्थानों को मिला दूं ऐसा करके, तो ये जो रेखा जो समान दाब वाले स्थानों को मिला रही है, इसको हम लोग बोलते हैं समदाब रेखाएं या फिर आइसोबार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे निम्न दाब है, इसको मिला रही है। यहाँ पे ये जो 1014 मिलीबार की रेखा है, मतलब जहां जहां से ये गुजर रही होगी, हर जगह का जो वायु दाब है वो 1014 मिलीबार होगा। 1016 वाला जहां जहां से गुजरेगी उन सब का जो है वो ऐसा होगा। तो वही कह रहा है कि समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल पे एक समान वायु दाब वाले स्थानों को क्या करती है, वो मिलाती है। और ये जो दाब पे जो ऊंचाई का प्रभाव है कि जैसे जैसे दाब के कारण ऊंचाई के साथ ये जो वेरिएशन आता है, भिन्नता आती है, उसको दूर करने के लिए, और ये जो वायु दाब है मान लो कि 1014 मिलीबार है, ये हर जगह पे ये लगभग तुलनात्मक रूप से सही रहे, इसको करने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए जब हम लोग वायु दाब मापते हैं किसी भी स्थान का, तो उसको मापने के बाद क्या करते हैं कि सी लेवल पे हम लोग उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ताकि तुलनात्मक रूप से सब जगह ये बना रहे। और समुद्र तल पे जो वायु दाब का वितरण होता है ये मौसम मानचित्रों में दिखाया जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग आगे। फिलहाल ये बोल रहा है कि ये जो निम्न दाब प्रणाली है, दो तरीके की प्रणालियां बनेगी। एक तो आपका कहीं पे निम्न दाब होगा और कहीं पे एक उच्च दाब होगा, तो दो तरीके का बन गया, दो तरीके का प्रेशर सिस्टम। तो निम्न दाब जो प्रणाली होगी वो एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, और इसके जो केंद्र में होगा वो निम्न दाब होगा, यानी कि सबसे कम दाब होगा उसके केंद्र में। देखो यहाँ पे ये 1014 है, सबसे कम है, फिर आपका 1016, 1018, तो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहा है, जबकि केंद्र में सबसे कम वायु दाब यहाँ पे है। वही उच्च दाब जो प्रणाली होगी यानी हाई प्रेशर जो सिस्टम होगा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो प्रेशर सिस्टम में ही एक से ज्यादा आपको यहाँ पे समदाब रेखाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो 3 लगभग आपको देखने को मिल रही है, उच्च दाब में 1 है, बट नहीं, यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही होगा, नहीं। तो आपका इसमें भी अधिक समदाब रेखाएं हो सकती है, एक से ज्यादा, और इसके केंद्र में क्या होगा, उच्च दाब होगा, है ना, और बाहर की तरफ दाब जो है वो घटता जाएगा। तो इस तरह से, तो यही क्या होता है कि बाद में आपको जब मैं चक्रवात पढ़ाऊंगा तो इसी निम्न दाब के कारण, इधर देखो ये जब निम्न दाब है और इधर हाई प्रेशर है यानी कि उच्च दाब है, तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलेगी इस तरह से, और ये जब ये काफी तीव्र हो जाता है, काफी भयावह हो जाता है, तो उसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसको। अब हम लोग देखेंगे कि जो वायुदाब का विश्व वितरण है, यानी कि वर्ल्ड पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है विश्व में, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए जैसे हमने तापमान को 2 महीने के तुलना के द्वारा समझा था, जनवरी और जुलाई, इसको भी उसी तरीके से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कैसे पाया जाता है। तो जनवरी जुलाई फिर से क्यों लिया, क्योंकि जनवरी एक महीना वैसा है जिसमें सबसे कम तापमान पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और जुलाई में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर वाले महीने को तुलना करेंगे, तो जहां पे सबसे कम तापमान होगा वहां पे सबसे ज्यादा वायुदाब पाया जाना चाहिए तुलनात्मक रूप से, और जहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है वहां पे वायुदाब कम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होगा तो सबसे कम वायुदाब होगा। तो देखो ये जुलाई का मानचित्र है और ये है जनवरी का मानचित्र। तो ये सारी रेखाएं जो आप देख रहे हो वो सब क्या है, समदाब रेखाएं हैं, यानी जहां जहां से वो रेखाएं गुजर रही है उस पर उसकी वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे आपको देखो 1005 है, यहाँ पे 1000 है, तो उसकी मतलब वहां पे उतना वायुदाब है वहां पे। तो जुलाई को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंग्रेजी में इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर शॉर्ट में ITCZ बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो अभिसरण क्षेत्र है ये, मतलब दो इलाके की हवा जो है आकर के वहां पे अभिसरित होगी, और कहाँ की हवा, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोला जा रहा है। मतलब जब उष्णकटिबंधों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जहां पे आकर के टकराती है, मिलती है, उसको हम लोग ITCZ या फिर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो बोलते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में इसको, बस अभी इतना समझ लीजिए कि अभिसरण क्षेत्र में हवाएं जो है वो मिल रही है ITCZ में दोनों तरफ से आकर के, ठीक है। यहाँ पे जुलाई में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत कहाँ पे है, भारत है यहाँ पे। तो जुलाई में जो 23 डिग्री के आसपास जो है वो सूर्य जो है वो होता है, लगभग कर्क रेखा के ऊपर चमकता है जून के बाद से ही। तो यहाँ पे तापमान जो है वो काफी ज्यादा पाया जाएगा। इसके कारण से जो स्थलों पे क्या होगा कि निम्न वायुदाब आपको देखने को मिलेगा। देखो ये पूरा जो है वो लो प्रेशर वाला एरिया होता है। वहीं जो आप देखोगे कि
यहाँ पे जो समुद्र तल है वहां पे थोड़ा बहुत तुलनात्मक रूप से, चूंकि जलीय भाग है तो हल्का सा इसके मुकाबले आपको उच्च दाब मिलेगा। वहीं आप यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह होता है, चूंकि सूर्य अभी उत्तर है, यहाँ पे सूर्य है इधर जुलाई में, तो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है वहाँ पे तापमान चूंकि कम होता है उसके कारण से वहाँ सर्दियाँ वगैरह होती है, तो उच्च वायुदाब जो है वहाँ पे पाया जाएगा। तापमान जहाँ पे ज्यादा होगा तो निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर, तापमान जहाँ पे कम होगा यानी कि उच्च वायुदाब, है ना। वहीं जनवरी में आप क्या करेंगे कि जनवरी में सूर्य जो है वो मकर रेखा पे चमकता है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया पे जो हाई प्रेशर देखो उच्च दाब, ऊ का मतलब उच्च है यहाँ पे, उच्च दाब, तो यहाँ पे जो उच्च दाब बना था वो देखो खत्म हो गया। वहीं यहाँ पे भारत में उस समय जनवरी में क्या होगी, सर्दियां वगैरह पड़ रही होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे जो निम्न दाब था देखो यहाँ पे खत्म होकर के आपका उच्च दाब हो गया। तो बहुत यहाँ पे आप जब देखोगे बैठ करके एक बार तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से तापमान के आधार पे ही यहाँ पे सारी वायुदाब पेटियां पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इसको और अच्छे से। तो एक जनरल हम लोग देखते हैं कि वायुदाब जो होता है पृथ्वी पे कैसे कैसे होता है। तो जो विषुवत वृत्त है आपका, विषुवत रेखा है, देखो रेखा, विषुवत रेखा को ही विषुवत वृत्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आप जो क्षैतिज रूप से जो रेखाएं हैं उसी को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक वृत्त के रूप में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। यहाँ पे जैसे ये इस तरह से रेखाएं खींची गई है, किसी भी गेंद के चारों तरफ आप एक क्षैतिज रेखा खींचो और उसको कट करके देखो तो इस तरह से छल्ला निकल के आएगा, है ना। हर रेखा एक वृत्त होती है। तो विषुवत रेखा को अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप विषुवत वृत्त को विषुवत रेखा समझो, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको ये चीज, क्योंकि चारों तरफ रेखाएं खींची गई है ना, तो वृत्त ही बनेगा ना। तो विषुवत रेखा के जो निकट होता है वो वायुदाब कम होगा, लो प्रेशर होगा, और इस क्षेत्र को हम लोग विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र यानी कि इक्वेटोरियल लो एरिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं जो है वहां पे ऊपर उठेगी, और यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया होता है विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, ये वाला। तो ये यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहां पे क्या होता है, उच्च दाब बनता है, और इसको हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो 30 डिग्री आप देख रहे हो उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वायुदाब होगा उच्च होगा यानी कि हाई प्रेशर पाया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं उठी थी यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएगी, जो विषुवत रेखा से जो हवाएं उठती है वहां पे बैठती है, इसके कारण आपका हाई प्रेशर वहां पे पाया जाता है। तो डिटेल में हम लोग समझेंगे, जो वायुमंडलीय परिसंचरण देखेंगे जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में, तो उसमें समझेंगे हम लोग। अभी बस आप समझ लो कि कहाँ पे क्या होता है। फिर जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां पाई जाती है, जिनको हम लोग अधोध्रुवीय निम्न दाब यानी कि सब पोलर लो बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 60 डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाएगा, लो प्रेशर पाया जाएगा। अच्छा, आपका दिमाग चमकना चाहिए यहाँ पे, समझो। मैंने आपको बोला था कि जहां पे तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे प्रेशर जो है वो कम होगा, वायुदाब जो है वो कम होगा, निम्न वायुदाब होगा, और जहां पे तापमान कम होगा वहां पे वायुदाब जो है वो उच्च होगा। तो देखो यहाँ पे जो 30 डिग्री है वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और 60 डिग्री पर टेम्परेचर जो है वो इसके मुकाबले 30 डिग्री के मुकाबले तो कम ही होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री पे ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो यहाँ होना चाहिए था क्या, निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर, लेकिन मिल क्या रहा है, हाई प्रेशर। मैंने आपको पीछे बताया ना कि 30 डिग्री पे क्या पाया जाता है, हाई प्रेशर पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, तो लाजमी है। तो क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पे देखो ये जो दबाव, ये जो प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब का जो वितरण है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट हो गया पूरे एरिया पे, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, इसको वायुदाब पेटियां बोलते हैं हम लोग, ये जो बेल्ट के रूप में पाया जाता है यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है कि दो तरीके से बनता है, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो थर्मल बेल्ट होता है यानी कि तापीय पेटी, और एक होता है गतिक रूप से बनती है, डायनामिक, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये बनती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं कि चूंकि विषुवत रेखा तापमान इतना ज्यादा था, इसी कारण से यहाँ पे ये थर्मल बेल्ट है, एक तरह से तापीय पेटी है, तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वायुदाब निम्न हो गया।
उसी तरीके से आपका ध्रुवों पे क्या होगा, तापमान इतना कम होगा कि हवाएं ठंडी होकर के नीचे बैठी रहेगी और उसके कारण से यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई प्रेशर होगा। तो ये जो दोनों है, ध्रुवीय पेटी और जो विषुवतीय पेटी है, वो तापमान के कम या ज्यादा होने के कारण बनती है। जबकि ये जो दो आप वायुदाब देखोगे पेटी उसकी, एक तो आपका 30 डिग्री वाला जो अधोध्रुवीय ये, और एक ये अधोध्रुवीय 60 डिग्री वाला हो गया, और सब ट्रॉपिकल हो गया 30 डिग्री वाला। हिंदी में देखो उपोष्ण उच्च दाब जो हुआ ये वाला, ये दोनों है पृथ्वी की घूर्णन के कारण जब कुछ परिवर्तन यहाँ पे होंगे उसी कारण से बनेगी। और जो मेन कॉन्सेप्ट वो है कि देखो क्या होता है ना कि ये जो हवाएं उठी विषुवत रेखा से, ये यहाँ पे बैठेगी, अवतलित होगी, जिसके कारण से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि ये जो हवाएं यहाँ पे उठ रही है और यहाँ पे गतिक प्रक्रिया के कारण ये लो प्रेशर बनता है, हवाएं यहाँ पे उठती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लो प्रेशर बनता है। डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आगे, बस इतना ही समझ लो कि ये जो दोनों है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों के कारण से, ठीक है। क्योंकि तापमान पे आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूज करके चला जाएगा और आप वहां पे जवाब देने की स्थिति में नहीं रहोगे। तो बस इतना समझ लो कि अभी हवाएं जो ऊपर उठ रही है और बैठ रही है उसके अवतलन के कारण जो है यहाँ पे आपका होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्ड पाया जाता है, सॉरी लो प्रेशर बिल्ड पाया जाता है कहाँ पे, 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी पे। यहाँ पे भी देखो 60 डिग्री पे लो प्रेशर बिल्ड, और हवाएं यहाँ से ऊपर उठेगी और फिर ध्रुवों के पास बैठेगी तो वहां पे आपका उच्च दाब बनेगा। आगे ध्रुवों के निकट क्या होता है कि ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होगा। मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि तापमान बहुत कम होता है यहाँ। और ये जो यहाँ पे आपका जो बेल्ट बनता है, जो पट्टी बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी या फिर पोलर हाई बेल्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हाई प्रेशर उत्तरी ध्रुव पे और निचले ध्रुव पे भी यहाँ पे हाई प्रेशर तापमान के कारण ये जो बनेगा। एक और चीज देखो आप समझो कि ये जो वायुदाब पट्टियां हैं, जो प्रेशर बेल्ट है, चाहे वो आपका ये जो देखो विषुवत रेखा पे लो प्रेशर बेल्ट हुआ, फिर यहाँ पे 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा, फिर यहाँ पे 60 डिग्री पे लो प्रेशर बेल्ट होगा, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा, यानी कि निम्न दाब पट्टी, फिर उच्च दाब पट्टी, फिर निम्न दाब पट्टी, फिर आपका उच्च दाब पट्टी। और जगह के हिसाब से आपका उसका नाम जो है वो बदलता रहेगा। यहाँ पे विषुवतीय रेखा निम्न दाब पट्टी होगी, फिर यहाँ पे उपोष्ण यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपका अधोध्रुवीय होगा, यहाँ पे आपका ध्रुवीय होगा। ये जो पट्टियां हैं ये बिल्कुल ऐसे नहीं रहती कि ये खूंटा गाड़ के 30 डिग्री पे जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो बैठा हुआ हो, यहाँ पे 0 डिग्री पे ये बैठा हुआ हो, यहाँ पे 60 डिग्री पे बैठा हुआ हो, नहीं, ये मूव करता रहता है, ठीक है। क्यों, कैसे? देखो सूर्य क्या होता है आपका, ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊं, तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है एनसीईआरटी का। देखो 30 डिग्री पे जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पाई जा रही है, उसके आसपास का क्षेत्र जो है, इस अक्षांश रेखा को, इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री को हम लोग डोल्ड्रम बोलते हैं। बस इतना आपको समझने के लिए काफी है, दोनों तरफ होगी, ठीक है। तो आप इसको गूगल कर लेना, मुद्दे से नहीं भटक करके वापस मुद्दे पे आते हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो सूर्य है ये आपका ये जुलाई में, जून जुलाई में यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास होता है 23.5 डिग्री पे, फिर आपका जनवरी में यहाँ पे मकर रेखा के आसपास होता है सूर्य। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे गर्मी पड़ेगी जनवरी में, और यहाँ पे जून जुलाई में यहाँ पे गर्मी पड़ेगी 23 डिग्री के आसपास कर्क रेखा पे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट है, इसमें जो है मूवमेंट होती रहती है, कभी नीचे की तरफ ये खिसक जाता है, कभी ऊपर की तरफ ये खिसक जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अस्थायी बिल्कुल नहीं है, और ये जो सूर्य की किरणें हैं उसके साथ इसमें जो है वो विस्थापन जो है वो होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु जब पड़ेगी तो ये पट्टियां जो है वो दक्षिण की तरफ खिसक जाएगी थोड़ी सी, और जब ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में तो ये पट्टियां जो है थोड़ी उत्तर की तरफ जो है वो खिसक जाएगी। तो ये बिल्कुल जो है वो अस्थायी नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो अगला लेक्चर में आपको बताऊंगा उसमें आपको ये सारा चीज जो है वो डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई आपकी क्वेरी हो, कोई तकलीफ हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और कोई सुझाव हो तो वो भी नीचे आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।